नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी की आज की सुबह नॉर्थ इंडिया में हुई, दोपहर सेंट्रल इंडिया में और शाम साउथ इंडिया में हुई। अब राहुल गांधी कहां थे इस बीच, ये कोई नहीं जानता। और अरविंद केजरीवाल अगले दिन कहां रहेंगे, ये आज सब जान गए। 2024 के चुनाव में मोदी विरोधियों का सबसे बड़ा नैरेटिव आज औंधे मुंह गिर गया। जो नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ गई है, डिक्टेटरशिप आ गई है, इस तरीके का पर्चा छापा करते थे, आज वो पूरा का पूरा पोस्टर फट गया है और एंटी मोदी फोर्स का सच भी दिख गया है। जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने की, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है। जिनको तिहाड़ जेल भेजा गया, कोर्ट ने कहा वो कुछ दिन और तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जिन पर घोटाले का इल्जाम लगा, अदालत ने कह दिया गवाह मिल गए हैं, थोड़े बहुत सबूत भी हैं और जेल से छोड़ा नहीं जा सकता। चुनाव शुरू होने में हफ्ते भर का वक्त बचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, इनके पास अभी भी सिंगल फॉर्मूला एक भी ऐसा नहीं बना जिससे ये मोदी को घेर सके। और मोदी ने आज सुबह, दोपहर, शाम में 3 नए फॉर्मूले दे दिए। बाकी की तमाम बातें इस रिपोर्ट में देखिए। 9 दिन, क्या अगले 9 दिन में डिसाइड हो जाएगा 24 के चुनाव में क्या होगा? नवरात्र के 9 दिन प्लस रामनवमी, यानी मोदी के पास शक्ति भी है, राम की भक्ति भी है। तो क्या इसी में 24 की हैट्रिक की ट्रिक भी है? क्या शक्ति और राम से ही मोदी का काम बनेगा? 400 पार का फूल प्रूफ समाधान निकलेगा? और क्या अगले 9 दिन मोदी का हर विरोधी बेचैन रहेगा, घुट घुट कर एक एक दिन गिनेगा? मंगलवार का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 1, शक्ति। मंगलवार का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 2, श्री राम। नवरात्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी के दिन की शुरुआत ही शक्ति शब्द से हुई। नवरात्र की शुभकामनाएं तो राहुल ने भी दी, मगर राहुल के पोस्ट में शक्ति शब्द मिसिंग था। और वो इसलिए क्योंकि 24 में राहुल इसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। 24 के चुनाव को दैवीय शक्ति बनाम आसुरी शक्ति डिक्लेयर कर चुके हैं। और मोदी ने शक्ति के खिलाफ राहुल के इस युद्ध को 24 में अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना ली है। एक ऐसा नैरेटिव दे दिया है जिसने मोदी को कई गुना ज्यादा शक्ति दे दी है। राहुल की पूरी शक्ति ही छीन ली है। इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मोदी की ये शक्ति उस वक्त दिखती है जब वो पीलीभीत में कुर्सी हटाकर पीछे से माइक की ओर जाते योगी आदित्यनाथ को इशारा करते हैं कि पीछे से नहीं, आप आगे से जाइए। ऐसे ही तो मोदी की सीटें बढ़ती हैं, मोदी के वोट बढ़ते हैं। मोदी की यह शक्ति उस वक्त दिखती है जब वो चेन्नई में रोड शो निकालते हैं और लोग नॉनस्टॉप मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, मगर इस बीच विरोधी मोदी पर क्या चिपकाते हैं? कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री के लिए पागल हाथी जैसी स्क्रिप्ट लिख लिख कर फैलाते हैं। कांग्रेस वाले राहुल गांधी के लिए तूफान वाला नैरेटिव घुमाते हैं। तो वहीं कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर मोदी को तानाशाह बताती है। नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, कांग्रेस इस तरह का एजेंडा चलाती है। कांग्रेस के कुछ और सैंपल्स देखिए। अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अब की बार दूर से ही नमस्कार। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ हवा बना रही है, ग्राउंड पर कहीं नहीं नजर आ रही। विरोधियों के साथ दिक्कत यह है कि वो मोदी पर जो कुछ भी चिपकाने की कोशिश करते हैं वो चिपकता तो है नहीं, उल्टे इंडी गुट को ही बैकफायर कर जाता है, क्योंकि मोदी खुद अपने विरोधी इकोसिस्टम पर कुछ ऐसा चिपका देते हैं जो पब्लिक के समझ में आ जाता है। मोदी ने चुपके से 4 बातें विरोधियों पर चिपका दी हैं। नंबर 1, इंडी अलायंस शक्ति का विरोधी है। नंबर 2, कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टनर्स राम के विरोधी हैं। नंबर 3, इंडी गुट वाले तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और नंबर 4, कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले मैनिफेस्टो के दम पर 24 में जीत का सपना देख रही है।
यहाँ पीछे देखिए क्या है। शक्ति की बात तो हमने कर ली, अब राम की बात करते हैं। ये राहुल के करीबी जयराम रमेश हैं। कैमरे पर इंटरव्यू देते वक्त ये पीछे की ओर रामचरितमानस रखा हुआ दिखाते हैं। इंटरव्यू देने के बाद दोबारा कैमरे पर वही दिखाते हैं। कैमरे पर ही कांग्रेस को राम भक्तों की पार्टी बताते हैं, कांग्रेस के नेताओं को राम का पुजारी बताते हैं, मगर मोदी के लिए राम का व्यापारी जैसी भाषा फैलाते हैं। प्रधानमंत्री परेशान है, प्रधानमंत्री भौखलाए हुए हैं और कोई मुद्दा उनको नहीं मिला है। जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। जयराम रमेश की कथनी और करनी का फर्क इस हेडलाइन में पढ़िए। वो खुद को राम का पुजारी बताते हैं, मगर बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर का ताला खुलने को सबसे बड़ी मिस्टेक तक बता चुके हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम के वजूद पर भी सवाल उठा चुकी है। मगर वोट के लिए आज इसी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर भी घूमते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं। लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता इन्हें भेजा जाता है तो वो उसे मोदी का पॉलिटिकल कार्यक्रम बताकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां जाने से ही मना कर देते हैं। कांग्रेस की यही लाइन पहले भी थी, आज भी है। विरोधी छुप छुप कर हमलावर हैं। रही बात मोदी की, तो वो फ्रंट पर आकर सीधी टक्कर दे रहे हैं। राम का विरोध करने वाले नेताओं की सारी शक्ति छीन चुके हैं। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। अब बात पॉइंट नंबर 3 की करते हैं, यानी मुस्लिम लीग। जब से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तब से यह शब्द देश में ट्रेंड कर रहा है। मोदी ने कांग्रेस के 24 वाले घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र का नाम दिया है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिन्ना छाप मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर चुकी है। बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस इसे कई घंटों से लगातार डिफेंड कर रही है। हर लाइन में मैनिफेस्टो की छाप का मतलब बताकर मामले को डाइवर्ट कर रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी का घोषणा पत्र कहां है, ये तो पूछ रहे हैं, मगर उनके खुद के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग वाली जो छाप चिपक चुकी है, उसका सच नहीं बता रहे। तो चलिए आज ये काम हम ही कर देते हैं।
मुस्लिम लीग के 1936 वाले मैनिफेस्टो और कांग्रेस के 2004 वाले मैनिफेस्टो में क्या क्या समानता है, इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के माइनॉरिटीज सेक्शन में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉस का ख्याल रखा जाएगा। करीब करीब यही बातें मुस्लिम लीग के 1936 वाले मैनिफेस्टो में भी लिखी थी। उसमें भी धर्म के आधार पर मुसलमानों के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। कांग्रेस मुसलमानों के पर्सनल लॉज में किसी भी तरह के रिफॉर्म्स के खिलाफ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग खिलाफ थी। कांग्रेस ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में कहा है कि बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म की भारत में कोई जगह नहीं है। मुस्लिम लीग ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम छात्रों के लिए विदेशों में स्कॉलरशिप की बात कही है। मुस्लिम लीग ने भी अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरी की बात कही थी। इससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में समानताएं तो हैं, और नरेंद्र मोदी अब इसे हर चुनावी रैली में, हर राज्य में जहां भी जा रहे हैं, डंके की चोट पर पब्लिक को बता रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? वो अपने हैं कि नहीं है? उनको हमें संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए? लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस पर भी ऐतराज जता रही है। मोदी की बातों से एक चीज तो क्लियर है, 24 में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 20% वोट से ही मतलब है, बाकी 80% से कोई लेना देना नहीं है। रही बात चुनाव प्रचार की, तो मोदी जिस वक्त बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, राहुल उस वक्त भी शूटिंग में ही बिजी हैं, महुआ का ही स्वाद चख रहे हैं। कांग्रेस का फोकस क्लियर है, पहले सोशल मीडिया पर मोदी को पानी पी पी कर गाली दो, मोदी को झूठा बोलो, फिर एक वीडियो बनाओ, उसमें भी गाली दो। मोदी ने हद कर दी, बरगलाने की हद कर दी, बेशर्मी की हद कर दी, निरंकुशता की हद कर दी। इस तरह के शब्द कैमरे पर बोलो, फिर वही शब्द हिंदी में परोसकर मोदी मोदी करो। कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल यही कर रही है, और यही काम इंडी गुट के बाकी लीडर्स से भी करवा रही है। सोचिए, महाराष्ट्र में सीटों के ऐलान के लिए इंडी अलायंस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर वहां भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता मोदी मोदी ही करते हैं। अपने गुट की बात कम, मोदी की बात ज्यादा करते हैं। कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे, और कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी, और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है, और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे
तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि आता खंडणीखोराला हिंदी शब्द काय? रिश्वतखोर नाही, रिश्वतखोर म्हणजे धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। शांतिपूर्ण धरना अवस्थान पर हम इधर बैठे हुए मोदी के खिलाफ एक मोर्चा दीदी की पार्टी ने भी खोल रखा है, वो भी दिल्ली में। पहले चुनाव आयोग के बाहर जांच एजेंसियों की रेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब माहौल बना। फिर जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो टीएमसी ने सोशल मीडिया पर लोकतंत्र का मर्डर हो गया, मोदी ने किडनैप कर लिया, मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इस तरह का दुष्प्रचार शुरू हो गया। मोदी को तानाशाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन के भीतर ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। और पोस्ट का कैप्शन क्या दिया गया? कहा गया, बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। यह धरना कम, पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो सोमवार शाम को ही इन सभी को फ्री कर चुकी थी। लेकिन लाइट कैमरा एक्शन करके इन्हें शोर मचाना था, मोदी को तानाशाह दिखाना था, इसलिए वो वहीं बैठे रहे। कल आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जो वॉल्यूशन किया था उसके रिगार्डिंग आपको कल डिटेन किया गया था। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आईओ के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ा। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ दें और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएं। आप डीसीपी हैं इस एरिया के, आप बताइए, आपने मुकदमा दर्ज किया? टीएमसी वाले अंदर डटे हुए थे, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस के कहने के बावजूद वहां से जाने को रेडी नहीं थे। और इसके बाद इंडी गुट ने अपने पार्टनर नंबर 2 को एक्टिवेट कर दिया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज लाव लश्कर लेकर गेट पर पहुंच गए। पुलिस से ही तू मैं करने लगे। एक मंत्री को कि आरटीआई लगाइए और पता कीजिए। ये पूरा सियासी तामझाम हुआ ही इसलिए ताकि किसी तरह इन तस्वीरों को मोदी की तानाशाही बताकर प्रधानमंत्री पर चिपका दिया जाए और एक दूसरे को थैंक यू कह के आगे बढ़ा जाए। सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के जितने सारे प्रमुख नेताएं विधायक इधर आए हैं, सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको हम संग्रामी अभिनंदन बोलना चाहते हैं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी ये तानाशाही की हमला बनाया जा रहा है मोदी बाबू अमित शाह की तरफ से। ये दरवाजा बंद है, उसके ऊपर सारे के सारी पहरेदारी हो रही है, वो वाला दरवाजा बंद है और बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने इन्हें छोड़ दिया। वो पागल है, वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। सिर्फ ये कोशिश है कि अपोजिशन की जुबान बंद कर दी जाए, अपोजिशन चुनाव ना लड़े, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। इस सियासी ड्रामे की शूटिंग खत्म करके सब अपने अपने रास्ते चल दिए, थाने से बाहर भी आ गए। फर्क सिर्फ इतना था कि अंदर कुर्सी पर बैठकर मोदी विरोधी टेप ऑन था, थाने के बाहर आकर हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर लहराकर एक दूसरा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। वैसे जिन एजेंसियों के खिलाफ, जिन संस्थाओं के खिलाफ टीएमसी और आप ने मोर्चा खोल रखा है, उस फ्रंट पर भी उन्हें झटका लगा है। अब तक विपक्ष का जो सबसे बड़ा नैरेटिव था कि मोदी ने चुन चुनकर सबको जेल में डाल दिया है ताकि कोई प्रचार न कर पाए, कोई चुनाव लड़ ही न पाए, वो सारा नैरेटिव दिल्ली में केजरीवाल के मामले में कोर्ट के एक फैसले से खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई। अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता।
ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे पता चल रहा है कि केजरीवाल इस मामले में शामिल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चल रहा है कि इस कांड में केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है और वो निजी तौर पर शामिल होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कि उनका कहना है कि दे आर हैविंग एनफ एविडेंस, यानी पर्याप्त साक्ष्य और मटेरियल मौजूद है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि वो इन्वॉल्व थे। और कहां रखा है उस पे तो मैं कहना चाहूंगा यही तो पता लगाना है। क्योंकि मैं ऑन द मतलब एक दूसरे ढंग से कहूं, टीवी पर आकर ये कहा गया था ना कि केजरीवाल जी जेल में चले गए, उनका शरीर जेल में है पर आत्मा आप लोगों के साथ है। मुझे लगता है हो सकता है वो आत्मा तो उस पैसे की रक्षा तो नहीं कर रही आसपास कहीं, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा अब पूरी तरह से फेल हो चुका है? लग तो ऐसे ही रहा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद इंडी गुट का पूरा मोदी विरोधी एजेंडा ही पंक्चर होता दिख रहा है और मोदी अब इस फैसले को भी फुल वॉल्यूम में पब्लिक के बीच रखेंगे। इससे मोदी के ही वोट बढ़ेंगे। इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए क्या? एक पर भी मिलना चाहिए क्या? पूरी तरह क्लीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालियां और अपमान को बर्दाश्त करना सीखा है और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है। मोदी इनकी घीदर भभकियों से डरने वाला नहीं है।